हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट ये टॉपिक भी हमारा रहने वाला है साइंस के ऊपर। तो इससे पहले के जितने भी टॉपिक है मैं वो लास्ट वीडियोस में करवा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए तो ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए जितना हो सके, ताकि मैं और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए बना के लाता जाऊँ। तो इसीलिए आपको शेयर करना पड़ेगा। और ज़्यादा देर ना करते हुए हम चलते हैं इस वीडियो लेक्चर के ऊपर, और इसमें आपको मिलने वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक जो ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन होने वाला है। तो स्टूडेंट, ब्रीथिंग होता क्या है? ब्रीथिंग की अगर बात करूं तो ब्रीथिंग को हम सांस लेना कहते हैं हिंदी में। सांस लेने को हम ब्रीथिंग कहते हैं। अब सांस अंदर ली जाती है और बाहर छोड़ी जाती है। जब भी आप सांस को अंदर लोगे तो अंदर तो आप लेते हो एयर, हम कहते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होती, वो क्या होती है? एयर होती है। जब हम अंदर एयर लेते हैं तो एयर एयर ना मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। एयर क्या है? एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है। इसमें बहुत सारी गैस मिलेंगी आपको, जैसे कि नाइट्रोजन 78%, 21% ऑक्सीजन मिलेगी। कितनी मिलेगी ऑक्सीजन? 21%। और बाकी की गैसेस जैसे कि साथ साथ में इधर अंदर आपके पास 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर आएगी उसी के साथ में। और ये सारी की सारी गैसेस कहाँ तक आएंगी? लंग्स तक। याद रखिएगा, हमारे माउथ या नाक पे कोई फिल्टर तो लगा नहीं है जो खाली ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर या बाहर जाने में मदद करे। यहाँ पर सारी गैसेस अंदर आती हैं। ठीक है, सारी की सारी गैसेस अंदर आएंगी। ठीक है, वो सारी की सारी गैसेस आपके लंग्स तक आएंगी। और लंग्स के बाद आगे एक आता है सैक, एयर टाइप सैक, एक गोल सा सैक जिसका नाम है एलिवियोली। क्या है? एलिवियोली। और ये एलिवियोली स्टूडेंट एक ऐसा सैक है जो जिसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज लगी होंगी। वो ब्लड कैपिलरीज जो हैं एलिवियोली ऑक्सीजन को ब्लड कैपिलरीज के अंदर देता है, ब्लड के साथ मिक्स करने में मदद करता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले लेता है। और खाली उसको नहीं, बाकी भी, जैसे जब हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं ना, ऑक्सीजन 21% होती है, मगर जब बाहर रिस्पायर करते हैं, ठीक है, तो बाहर रिस्पायर करते वक्त ऑक्सीजन फिर भी 15% होती है, नियर अबाउट 15% मान लो। ठीक है, याद रखिएगा। जब मतलब सिंपल सी बात थी कि अगर 21% ऑक्सीजन को आप इनटेक कर रहे हो, ठीक है, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर रहे हो, और जब बाहर जाएंगे ना, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड 5 to 6% इंक्रीज हो जाएगी, और ये उतनी ही क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी ऑक्सीजन आपकी। मतलब 21 से 15% ऑक्सीजन आउट जाएगी। ठीक है, और इतनी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाएगी जब आप रिस्पायर करते हो। और रिस्पायरेटरी ऑर्गन जो हमारा, वो हमारे लंग्स हैं। और लंग्स हमारे पाए जाते हैं थोरोइक कैविटी के अंदर। थोरोइक कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, थोरोइक कैविटी के अंदर, जिनको रिब केक जो है प्रोटेक्ट करती हैं। और कितने लंग्स होते हैं स्टूडेंट? 2 होते हैं। एक कहाँ पाया जाता है? हमारे लेफ्ट में, सामने दिख रहा है फिगर में। एक आपके लेफ्ट में मिलेगा और एक राइट में मिलेगा। लेफ्ट वाला जो होता है वो थोड़ा स्मॉल रहता है, उसके 2 चैम्बर होते हैं। और राइट में कितने चैम्बर रहते हैं? 3 रहते हैं। थोड़ा लॉन्ग होता है एज कंपेयरिंग टू लेफ्ट वाले की बात करेंगे। ये इसको हम एयर बैग भी कह सकते हैं। जब हम अंदर सांस लेते हैं तो ये भरने होता है, और जब बाहर सांस लेते हैं तो ये क्या होता है? कंट्रैक्ट होता है। एक्सपैंड कंट्रैक्ट, एक्सपैंड कंट्रैक्ट, याद रखना। जब एयर अंदर लेते हैं तो ये एक्सपैंड हो जाते हैं हवा भरने के बाद, और जब हवा बाहर छोड़ते हो, एयर को बाहर छोड़ते हो, तो ये वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। क्लियर है? ये हमें गैसेज एक्सचेंज करने में मदद करते हैं। गैसेज एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर देना, उसमें मदद कर रहे हैं। ठीक है, ब्रीथिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, इनसाइड द बॉडी लेता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, और बाहर क्या एक्सपेल करता है? बाहर क्या छोड़ा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जैसे मैंने पीछे बताया, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ी जाती है, ऑक्सीजन भी छोड़ी जाती है, बट बेसिकली हम कहते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज पहले से बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की परसेंटेज पहले से घट जाती है। आगे अब मैकेनिज्म। हमारे पास ब्रीथिंग 2 तरह का आता है।
एक आता है जब हम ब्रीथ इन करते हैं। ब्रीथ इन मतलब इनहेलेशन, और कभी कभी इन्हें इंस्पिरेशन भी कहीं बुक पे लिखा हुआ है, इनहेलेशन कहते हैं। मीन सांस का अंदर लेना, ऑक्सीजन का अंदर लेना, एयर का अंदर लेना बॉडी के, उसे कहते हैं ब्रीथ इन। ठीक है, याद रखना। जब आप अंदर सांस लेते हो ना, तो जब आप सांस अंदर लेते हो तो आपका डायाफ्रेम थोड़ा मूव डाउन कर जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, डायाफ्रेम थोड़ा नीचे चला जाएगा। ये दिख रही है क्लियर बनी हुई मेम्ब्रेन सी, इस मेम्ब्रेन को डायाफ्रेम कहते हैं। और ये डायाफ्रेम स्टूडेंट थोड़ा नीचे हो जाता है और गेट्स फ्लैटेंड, थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, फ्लैट हो जाएगा। और रिब केक जो होती है, मैं पहले बता चुका हूँ, वो एक्सपैंड हो जाएंगी, बाहर की तरफ आ जाएंगी। ये इनका काम रहता है। उसके बाद बात करते हैं ब्रीथिंग आउट की। ब्रीथिंग आउट को एक्सलेशन कहते हैं, और एक्सपीरेशन भी किसी बुक पे लिखा मिलेगा आपको। और जब ब्रीथ आउट करते हो ना स्टूडेंट आप, उसमें डायाफ्रेम वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। मीन डायाफ्रेम की अगर ओरिजिनल पोजीशन देखोगे ना, ये ऊपर की तरफ मुड़ी होती है, दिख रहा है आपको, थोड़ा इस तरह से है ना, तो ये इस तरह से मुड़ जाएगा वापस। ठीक है, क्या डायाफ्रेम आपका इस तरह से मुड़ जाएगा। क्लियर हुई बात मेरी। तो जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो डायाफ्रेम इस तरह से हो जाएगा, और जब हम सांस लेते हैं तो डायाफ्रेम थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। दोनों में यही डिफरेंस था। ठीक है, जब सांस अंदर लोगे डायाफ्रेम फ्लैट हो जाएगा, और डायाफ्रेम थोड़ा इस तरह से अपवर्ड, वापस पहले डाउनवर्ड हुआ, अब वापस से अपवर्ड हो गया है। बस ये होगा ब्रीथिंग में, याद रखिएगा। और रिब केक वापस से कंट्रैक्ट होके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगी। कोई डाउट इसमें स्टूडेंट? चलिए चलते हैं आगे। आगे वाला टॉपिक ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं इसमें, एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो आई होप सारे लेक्चर भी क्लियर होंगे। कोई डाउट आता है तो कमेंट करिए, मैं क्लियर कर दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन आता है तब भी कमेंट करिए, मैं अगले वीडियो में, वीडियो लेक्चर में, या किसी वीडियो लेक्चर में आपको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो देर ना करते हुए चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक था रिस्पायरेशन। सबने पढ़ा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि हम सारे जो लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सब जिंदा चीज़ें क्या करती हैं? रिस्पायर करती हैं। हर एक लिविंग बींग जो है ना, वो क्या कर रहा है? रिस्पायर कर रहा है। जो रिस्पायर करता है वही तो लिविंग बींग है। और रिस्पायरेशन होता क्या है स्टूडेंट? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। लेमन लैंग्वेज में आप यही याद रखोगे, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या बोला? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब आप पूछोगे मुझे ये क्या चीज़ है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? लेमन लैंग्वेज में रिस्पायरेशन को ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहेंगे। अब उसके बाद मैं बताता हूँ ऑक्सीडेशन होती क्या है। सिंपल सी बात, जब आपका फूड जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, और फूड ब्रेक होगा, क्या होगा? फूड ब्रेक होगा। क्या निकलेगी आपकी बॉडी से? हीट, एनर्जी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। और फूड ब्रेक होगा, सिंपल स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक होगा, वो यहाँ जगह नहीं बची लिखने की। तो ये सारा काम होगा, दैट इज रिस्पायरेशन। जब भी फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक होगा उसे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहेंगे। याद रखिएगा, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फूड का ब्रेक करना, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जब भी कोई चीज़ किसी के साथ रिएक्ट होता है ना, ऑक्सीजन रिएक्ट होता है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है। और अगर मैं आपको पूछूं कि ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में क्या काम है, मतलब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में क्या काम करती है, ऑक्सीजन का क्या लेना देना हमारी बॉडी से? एक ही काम है, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड करना। क्या करना? ब्रेक डाउन ऑफ फूड करना। हमारी बॉडी में फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करती है ऑक्सीजन, और उसी से हमें मिलती है एनर्जी, जिसका इस्तेमाल करते हैं हम अपनी बॉडीज़ की बहुत सारी एक्टिविटीज़, जैसे कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप एक्टिविटीज़ करते हो, उनको जो एनर्जी चाहिए, उनके लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी के लिए, और भी बहुत सारे काम, जैसे कि बॉडी की ग्राउथ, रिपेयर, डेवलपमेंट, हर चीज़ में वो आपकी क्या करेगी? मदद करेगी। और वो एनर्जी आपको मिलेगी प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन से। बड़ा कंप्लीटली अच्छे से समझा चुका हूँ इसको। आई होप ये तो आपको अच्छे से क्लियर आ गया होगा। आगे है कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच कम्प्लेक्स, जिसमें कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हम ब्रेक करेंगे सिंपल मॉलिक्यूल में। कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को किस में ब्रेक करना है? सिंपल मॉलिक्यूल में। कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, और ऑक्सीजन उसे ब्रेक डाउन करेगी ताकि रिलीज हो एनर्जी। ठीक है, और जो एनर्जी रिलीज होती है ना, वो एटीपी की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में? एटीपी। एटीपी क्या होता है? इट इज़ द करेंसी ऑफ एनर्जी। याद रखिएगा, दैट इज़ द करेंसी ऑफ एनर्जी। याद रखना, करेंसी ऑफ
एनर्जी रहेगा। एटीपी की फुल फॉर्म रहती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आई होप ये भी आपको क्लियर आया होगा, समझ आ गई होगी। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में हमारी बॉडी एनर्जी को स्टोर करती है। कहाँ स्टोर करती है? माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर होती है और माइटोकॉन्ड्रिया जब सेल को एनर्जी चाहिए होगी वो उसे देगा, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। आगे कह रहा है व्हेन एटीपी यूज़ करते हो, व्हेन एटीपी इज़ यूज्ड बाय द बॉडी, हमारी बॉडी जब एटीपी यूज़ करेगी, एनर्जी को यूज़ करेगी, तो वो क्या करेगी? एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगी। क्या करेगी? परफॉर्मिंग सम एक्टिविटीज़। जब भी हमारी बॉडी एनर्जी रिलीज़ करेगी और उस एनर्जी का इस्तेमाल करोगी आप एक्टिविटीज़ को करने के लिए, ठीक है, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एडीपी दैट इज़ एडिनो बाइफॉस्फेट एंड देन एएमपी दैट इज़ मोनोफॉस्फेट। याद रखिएगा, एटीपी का यूज़ करोगे, यूज़ किया, ठीक है, और कुछ काम किया, उससे कोई एक्टिविटीज़ की, और जब एक्टिविटीज़ करोगे तो एटीपी कन्वर्ट इनटू एडीपी हो जाएगा, और एडीपी मीन एडिनो डाइफॉस्फेट, और ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट एएमपी में, दैट इज़ मोनोफॉस्फेट। याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहे हैं एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन। जब भी आप रिस्पायर करते हो तो आपकी बॉडी ना एनर्जी रिलीज करती है, और उस एनर्जी के साथ साथ में ना आपको हीट भी मिलती है, हीट एनर्जी भी मिलती है, जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने में क्या करती है? मदद करती है। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन, जो एनर्जी रिलीज होगी ना रिस्पायरेशन के टाइम पे, वो स्टोर होती है एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में, ठीक है, फ्रॉम एडीपी, ठीक है। एंड अब रिस्पायरेशन के नीचे आपके पास वापस से एक ओवरव्यू करने के लिए एक एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या लिखी है? रिएक्शन। कह रहे जब ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ग्लूकोज कहाँ से मिला आपको? फूड से। वो ग्लूकोज मान लो फूड को, वो रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो एनर्जी मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, और साथ में वाटर प्लस आपको क्या मिल जाएगी? हीट। क्या मिल जाएगी? हीट। अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जब आप रनिंग करते हो तो क्या होता है? आप सांस ज़्यादा लेते हो, आपका शरीर ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होता है। क्यों होता है मुझे बताइएगा। और कभी कभी जब आप रनिंग करते हो, बहुत देर बाद छोड़ी होगी तो, या आप कोई वर्कआउट कर रहे हो जिम में, छोड़ कर फिर करोगे तो आपके मसल्स में पेन होना शुरू हो जाएगा वहाँ पर। क्यों होता है? एक क्वेश्चन कमेंट करेंगे आप। फिलहाल मैं वीडियो के आगे बता भी दूंगा, अगर जल्दी जल्दी आता है पहले से आप बता दोगे कौन सा एसिड तब मसल्स के अंदर बनता है और तब इंसान कौन सी टाइप ऑफ रिस्पायरेशन करता है, वो बताइएगा आप मुझे जल्दी जल्दी कमेंट में, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों ने पहले भी इस टॉपिक को पढ़ा, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलते हैं आगे। मैंने कहा जब भी आप ज़्यादा वर्कआउट करोगे, जितना वर्कआउट ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा क्या करोगे? सांस लोगे, ब्रीथ करोगे, उतना ज़्यादा क्या करोगे? रिस्पायर करोगे, और रिस्पायर करने से उतनी ज़्यादा क्या रिलीज होगी? एनर्जी, क्योंकि आपको ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो बस यही कंसेप्ट था स्टूडेंट, जितनी एनर्जी ज़्यादा चाहिए उतना ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा? रिस्पायर करना पड़ेगा, उतना ब्रीथ करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही है यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस आपका। कोई डाउट? चलते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन के ऊपर। टाइप ऑफ रिस्पायरेशन में हमारे पास मेनली दो टाइप्स हैं, एक है एरोबिक, दूसरा एनारोबिक। आप 5th-6th की बुक्स में देखोगे ना, आपको वहाँ भी मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा ना हम ज़्यादा डीपली जाके पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एरोबिक रिस्पायरेशन की अगर बात करूँ स्टूडेंट, ये वो रिस्पायरेशन है जिसमें हम फूड को ब्रेक करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑक्सीजन का। मीन फूड ब्रेक होगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके कंप्लीटली फूड को ब्रेक करेंगे, उसे बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। मीन विद एयर, एरोबिक का मतलब ही, एरो मीन क्या हुआ? एरो मीन हो गया एयर, याद रखिएगा। चलिए, aerobic respiration produced by conservation amount of energy from used by the organism which gets stored in the form of ATP, ठीक है। बस यहाँ पर एक बात और बताता हूँ, थोड़ा सा डीपली जाने की कोशिश करता हूँ। जब भी आप ग्लूकोज को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो क्या निकलेगी यहाँ पर? भाई एनर्जी। बाकी वो तो वाटर मॉलिक्यूल वगैरह, हीट वगैरह वो तो निकलेंगी। अब ये है कि ऑक्सीजन से फूड को ब्रेक करने की वजह से फूड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, मतलब फूड आपका पूरी तरह डाइजेस्ट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और नियर अबाउट 38 एटीपी मॉलिक्यूल वगैरह बनते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी।
38 एटीपी मॉलिक्यूल। याद रखिएगा कितने मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिलीज होंगे यहाँ पे 38 एटीपी। बाद में देखना डिफरेंस कितना आएगा। अभी फिलहाल के लिए एरोबिक का आपने देख लिया 38 एटीपी मॉलिक्यूल बने। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये साइट है एरोबिक रिस्पायरेशन इन द सेल एंड मोस्ट ऑफ द लिविंग बीइंग कैरी आउट एरोबिक रिस्पायरेशन। जिंदा चीज़ें जितनी भी है ना वो क्या करती हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन करती हैं। क्लियर है, सारी की सारी जिंदा चीज़ें मैक्सिमम क्या करती हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन करती हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या ह्यूमन जो हैं वो एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं? हाँ करते हैं। क्या ह्यूमन कभी कभी एनारोबिक रिस्पायरेशन भी करते हैं? ठीक है, देखो एरोबिक का सबको पता है। क्या इंसान कभी किसी सिचुएशन में उसका कोई पार्ट या कुछ भी चीज़ या कोई कभी भी कहीं भी किसी सिचुएशन में भी इंसान ने भी कभी एनारोबिक रिस्पायर किया? वो मुझे बताइएगा कमेंट पे। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे एनारोबिक रिस्पायरेशन मीन, एन मतलब लग गया तो एंटी मान लो आप, एंटी मतलब अपोजिट, और एरोबिक मतलब एयर, जो एंटी एयर हो, जो एयर से जिसकी बनती ना हो, मीन बिना एयर के, बिना एयर के। याद रखने का तरीका, एन मीन एंटी और एरोबिक मीन एयर। ठीक है, एंटी एयर से रिस्पायर करने वाला, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड को ब्रेक करने वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन, या इसको एंटी एरोबिक रिस्पायरेशन भी कहेंगे, जिनमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बिना ही फूड को कंप्लीटली ब्रेक किया जाए। क्लियर है? क्या ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारे पास यीस्ट हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज को इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज क्या करते हैं, एनर्जी। एग्जांपल आ गई एनारोबिक रिस्पायरेशन की। मतलब ग्लूकोज को रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन से, करवाया नहीं करवाया, ये बात गलत बोल रहा हूँ मैं, याद रखिएगा। चेक कर रहा था आपको, कह रहा ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन से ब्रेक नहीं करेंगे, सीधा सीधा यीस्ट ने ब्रेक किया, क्या बनाया, इथेनॉल बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और 2 एटीपी मॉलिक्यूल। अब देखो एरोबिक में हमारे पास 38 एटीपी मॉलिक्यूल बने थे, मतलब ज़्यादा एनर्जी मिली थी, और हमारे पास एनारोबिक में 2 एटीपी मॉलिक्यूल मिले। मीन एनारोबिक में एनर्जी मिलेगी बट एनर्जी बहुत कम होगी, सफिशिएंट नहीं होगी, और एरोबिक में एनर्जी इतनी होगी जो हमारी बॉडी को चाहिए। ठीक है, क्लियर बात मेरी, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी देने का काम वो करेगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड ज़्यादा ब्रेक होगा, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी, मगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनर्जी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। ठीक है, आई होप ये तो आपको समझ आया होगा। इसकी 2 एग्जांपल बनती हैं। ठीक है, ये है ना इथेनॉल वाला, तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आया। एनारोबिक रिस्पायरेशन की 2 टाइप आ जाती हैं, एक होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में अल्कोहल डेरिवेटिव चीज़ बनेगी, मीन जैसे आपके पास जैसे कोई शराब बन जाना, शराब का बनना, शराब बनेगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस से। ठीक है, वो भी उसमें भी हम कौन सी रिस्पायरेशन करवाएंगे, एनारोबिक रिस्पायरेशन करवाएंगे। ठीक है, याद रखिए क्या करवाते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन करवाते हैं। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बाद, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बाद सेकंड आता है मेरे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सारी बुक्स में नहीं मिलेगा, कुछ कुछ बुक्स में ये है, कुछ में मिल जाएंगे, दोनों को दोनों याद रखना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन आर देयर? तो वन इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसमें अल्कोहल बनेगा, ग्लूकोज ब्रेक होगा, अल्कोहल बनेगा। ठीक है, और सेकंड वन इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करता हूं, और ये क्वेश्चन ना मैंने जो पीछे पूछा था उसी के साथ रिलेटेड है, दोनों क्वेश्चनों के साथ। देखो जब आपने वर्कआउट किया, जो आपका हैंड था मतलब या आपकी जो बाजू थी, उसमें कहीं पर कोई आपको पेन दिखेगा, मस्कुलर क्रैम्प पड़ेंगे। क्या पड़ेंगे? मस्कुलर क्रैम्प पड़ेंगे। वो मस्कुलर क्रैम्प किसकी वजह से पड़े? डैट इज लैक्टिक एसिड की वजह से। मतलब जब आप वर्कआउट कर रहे थे तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन पूरी तरह सप्लाई नहीं हो पाई, हर जगह पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाए, और जिस जगह का वर्कआउट कर रहे थे आप, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपकी बॉडी के उस पार्ट ने एनारोबिकली रिस्पायर किया, और एनारोबिकली रिस्पायर करने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से वहाँ पर लैक्टिक एसिड बन गया। क्या बन गया? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी, और वो लैक्टिक एसिड आपको क्रैम्प डाल देता है, पेन करवाता है। तो वही था यहाँ पर। ठीक है, आगे वी ह्यूमन बीइंग ऑब्टेन एनर्जी बाय एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, वही जो मैंने अभी कहा ना, वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि हम ह्यूमन बीइंग जो है वो एरोबिकली रिस्पायर करते हैं, बट इन सम स्पेशल केसेस, जब हम
एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं ना हमारे मसल्स वगैरह में, तब वो बात की है यहाँ पर। ड्यूरिंग वाइग्रस फिजिकल एक्सरसाइज, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करोगे, ऑक्सीजन जो होती है गेट्स यूज अप वेरी फास्ट, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन आपकी यूज़ हो जाएगी, ठीक है, और ऑक्सीजन पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगी, और तब जाके वही लैक्टिक एसिड बनता है, डेट इज़ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और मस्कुलर क्रैम्प पड़ जाते हैं। क्लियर है? चलिए, रिस्पायरेशन इन एनिमल, अलग तरह के एनिमल जो होते हैं वो अलग मोड से रिस्पायर करते हैं, अलग अलग तरीके के मोड से क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है। पहला, सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा हो गया आपके पास, हम बात ही इसी की करते हैं, सबसे फैमिलियर एग्जांपल यही है अमीबा, यूनिसेल्युलर की जब बात करोगे तो कह रहा है जब भी किसी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास अमीबा हो गया, ये रिस्पायर करता है बाई सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेज थ्रू सेल मेम्ब्रेन, जो इसकी सेल की मेम्ब्रेन, अमीबा खुद भी एक सेल है, और जो ये मैंने सर्कल बनाया मान लो इसकी मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू रिस्पायर करता है। ठीक है, अब रिस्पायर करने का प्रोसेस जो है वो क्या है, डिफ्यूजन। मैं बता देता हूँ डिफ्यूजन क्या होता है। किसी भी सब्सटेंस का हायर क्वांटिटी से लोअर क्वांटिटी की तरफ मूव करना, ठीक है, याद रखना। जहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा थी, जैसे बाहर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा थी और बाहर से ऑक्सीजन कहाँ गई, अंदर, अंदर यूज़ की गई ऑक्सीजन, और अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ गई, और डिफ्यूजन से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, बाहर। मतलब बाहर ऑक्सीजन क्या थी, ज़्यादा थी, अंदर ऑक्सीजन क्या थी, कम थी, तो बाहर से अंदर गया तो डिफ्यूजन हुआ। ठीक है, हायर क्वान्टिटी से लो क्वान्टिटी में गया। और वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायर करने से ज़्यादा हुई और बाहर कम थी, और बाहर अंदर से बाहर जाना, वो भी डिफ्यूज़न हो गया। क्लियर है? और ऑस्मोसिस भी होता है, ऑस्मोसिस होता है वाटर की डिफ्यूज़न होना, हायर कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ, ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ जाना। ठीक है, एनिमल जो होते हैं जैसे कि अर्थवर्म वगैरह, वो स्किन से भी रिस्पायर करते हैं, स्किन से रिस्पायर करते हैं, और या एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को एंड रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसी से क्यूटिनस रिस्पायरेशन कहते हैं इसको। क्लियर? एक्वेटिक एनिमल जैसे कि फिश वगैरह, वो रिस्पायर करते हैं, उनके रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं स्टूडेंट, गिल्स। हमारे जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो किससे रिस्पायर करते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह, उनके अंदर रिस्पायरेटरी ऑर्गन के तौर पे क्या पाया जाता है, गिल्स। ठीक है, जो एक्सट्रैक्ट करते हैं ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होती है ना पानी के अंदर, उनको गिल्स के थ्रू लेते हैं, और गिल्स में से पानी बाहर हो जाता है, मगर ऑक्सीजन को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। गिल्स बने ही ऐसे होते हैं, पानी को बाहर छोड़ दिया वापिस से, और ऑक्सीजन को जो डिजॉल्व होगी ऑक्सीजन से वापिस से एब्जॉर्ब कर लिया। आगे आ जाएगा हमारे पास कि इंसेक्ट लाइक एज ग्रास होपर, कॉकरोच हैव टाइनी होल, इनके बीच में छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं, जिनको हम स्पाइरेकल्स कहते हैं, जिनसे ये क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं। ठीक है, डिफ्यूज़न की बात कर रहे थे, डिफ्यूज़न तो मैं बता चुका हूँ आपको, यहाँ पर वही आया। एक और बात बताता हूँ, प्लांट रिस्पायर कैसे करते हैं। प्लांट का रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है, जल्दी बताइए। प्लांट में जल्दी बताइए, रिस्पायरेशन किससे होती है। प्लांट में रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो सकता है, स्टोमेटा। हमारा लंग्स, उनका क्या होता है, स्टोमेटा। पढ़ाया है मैंने स्टोमेटा पीछे, आप देख सकते हो। स्टोमेटा जो है ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। ओपन और क्लोज करने में उनके दो बीन शेप्ड गार्डेड सेल होते हैं, जिनको गार्ड सेल कहते हो, जो श्रिंक होके और स्वेल होके ओपन या क्लोज करने में उनको मदद करते हैं। और स्टोमेटा प्लांट को एब्जॉर्ब करने में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेने में मदद करता है, एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करने में क्या करता है, मदद करता है। डे टाइम पे, नाइट टाइम पे वो भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। स्टोमेटा वगैरह कहाँ पाए जाते हैं, लीव्स में। क्लियर है? प्लांट की बात भी हमने कर ली। अब है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। क्या है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, कंप्लीट विद फ्लो डायग्राम के साथ पढ़ेंगे। अब ये आ गया मेरे पास एक ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉस्ट्रिल, हमारा नाक का सुराख। सब देख सकते हैं अपने नाक के सुराख को, जो दो सुराख रहते हैं, इनको नॉस्ट्रिल कहा जाता है। ओपनिंग कह सकते हो, जहाँ एंट्री कह सकते हो नाक की, उसे नॉस्ट्रिल कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है नसल चैम्बर, जो नाक के अंदर का सुराख है ना, जहाँ पे म्यूकस या हेयर पाए जाते हैं, उसको नसल चैम्बर या नसल कैविटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, नसल चैम्बर या नसल कैविटी, जो फिल्टर और वार्म एयर सेंस स्मेल को करने में मदद करता है। और यहाँ अंदर हेयर पाए जाते हैं, और म्यूकस जो फिल्टर करके एयर को अंदर जाने में क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ गए मेरी बात।
यहाँ नसल चैम्बर आएगा, ठीक है। नसल चैम्बर, ये नॉस्ट्रिल आ गया, नसल चैम्बर, नसल कैविटी कहते हैं इसको, नसल कैविटी। फिर आ जाएगा मेरे पास ये वाला ऑर्गन, डेट इज़ ये वाला ऑर्गन जहाँ माउथ और दोनों मिलते हैं, उस ऑर्गन को आप फर्नेक्स कहेंगे। क्या बोलेंगे? फर्नेक्स। फर्नेक्स जॉइंट होता है माउथ का और नाक का जॉइंट, उसमें से एयर भी जाती है और फूड भी पास होता है। फिर आ जाता है स्टूडेंट लार्नेक्स। लार्नेक्स के बहुत सारे नाम हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, गार्डेड बाई भी कहते हैं, एपिग्लोटिस भी कहते हैं, और वॉइस बॉक्स तो पढ़ लिया, एडम एप्पल भी कहते हैं, ठीक है। एडम एप्पल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। बेशुमार नाम है इसके, ठीक है, याद रखिएगा। और ये आ गया आपके पास, ठीक है। और ये फूड पाइप से विंड पाइप को अलग कर देता है। जैसे ये अलग करेगा, और अगर आप अपने थ्राउट पे हाथ रखोगे ना, नेक पे हाथ रखोगे बिल्कुल चिन के नीचे वाले पोर्शन में, और आप देख पाते हो जब बोलोगे तो आपका ये वॉइस बॉक्स वाइब्रेट करता है, क्योंकि साउंड बनती ही वाइब्रेशन से, तो आपको पता चल जाएगा ये कहाँ पर है। क्लियर? आगे आ जाता है ट्रैकिया। अब ये दिख रही है आपको, ये वाला पोर्शन ट्रैकिया है, इसको विंड पाइप भी कहते हो, ट्रैकिया को विंड पाइप कहते हो, ठीक है। विंड पाइप भी कहा जाता है, ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है। और इसके अंदर भी म्यूकस पाया जाता है। अगर बाय द वे नाक के अंदर जो हेयर्स थे और जो म्यूकस था, अगर उन्होंने बैक्टीरिया को ट्रैप करके नहीं मारा, अगर वो अंदर आ गया, ठीक है, या फिर वो माउथ से अंदर आ गया, तो जो हमारी विंड पाइप है उसके अंदर जो म्यूकस पाया जाता है उसे मारने का काम करेगा, ठीक है। इसको सपोर्ट कौन करता है? कार्टिलेज। कार्टिलेज भी हमारे टिश्यू ही हैं, मसल्स ही हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। जो सॉफ्ट होते हैं ना, सॉफ्ट टिश्यूज वगैरह, वो इसको गार्ड करते हैं। फिर आता है ब्रोंचीज। क्या आ जाएगा आपके पास? ब्रोंचीज। फिर ब्रोंचियोल, फिर एलिवियोली। मतलब एक विंड पाइप आगे जाके कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है? दो। ये दो विंड पाइप जो बनी है ना आगे जाके, इनको रिस्पायरेटरी ट्यूब कहते हैं और ब्रोंची भी कहते हैं। आगे जाके ये मल्टीपल ब्रोंचियोल्स में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब एक ब्रांच आगे जाके मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड होगी। जो दो बनी ना, दो में से एक लेफ्ट में जाएगी, एक राइट में जाएगी, और हर एक जो है वहाँ जाके क्या करेगी? मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी। क्लियर? और फिर आता है हमारे पास एलिवियोली। और एलिवियोली जो है स्टूडेंट, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो गैसेस को एक्सचेंज करने में मदद करता है। हर एक के आखिर में आपको छोटे छोटे सैक दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे सैक बने हुए। ये सैक ब्लड के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले लेते हैं। इनका ये काम है। क्लियर है? ठीक है, आगे फिर नीचे एक ऑर्गन आ जाता है, ये दिख रहा है आपको, जो हमारे एब्डोमिन और अपर पार्ट, चेस्ट पार्ट को दोनों को अलग कर रहा है। थोरेक कैविटी और एब्डोमिन कैविटी को, पेट वाली कैविटी को और चेस्ट वाली कैविटी को अलग कर रहा है, उसे डायाफ्रेम कहते हैं। एक मेम्ब्रेन है जो थोरेक और एब्डोमिन कैविटी को, एब्डोमिन पेट हो गया, थोरेक चेस्ट वाली होगी, दोनों को अलग करने का काम करता है। और ये इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब बात कर रहा था, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट। ठीक है, वो कौन काम करता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा सबने पढ़ा है, स्मॉल पोर ऑन लीफ, पहले भी बता चुका हूँ। इसको गार्ड कौन करते हैं? गार्ड सेल करते हैं। ठीक है, और बीच में आपको दिख रहे होंगे स्टोमेटल सेल, और बीच में आगे साइड पे आपको ग्रीन कलर पिगमेंट जो दिख रहा है वो क्या? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये सब कुछ आपको दिख चुका है, पढ़ चुके हो इसके बारे में पहले से भी। सब चीज़ें किस में पाई जाती हैं? लीव्स में। ठीक है, किस में पाई जाती हैं? लीव्स में। इन लीव गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन। लीव्स में भी गैसेज जो हैं वो कैसे होती हैं? डिफ्यूजन से। बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी, एब्जॉर्ब करके अंदर लेगा, अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी, बाहर छोड़ेगा, तो बस डिफ्यूजन होगी, और क्या करना है। क्लियर हुई बात मेरी? फिर आती है बात रूट्स की। किसकी बात आती है स्टूडेंट? रूट्स की। रूट, अच्छा, कुछ प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं ना जिनमें रूट भी गैसेस एक्सचेंज करने में क्या करती हैं? मदद। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें स्टेम भी मदद करती हैं। जैसे शुरुआत में जब प्लांट को देखोगे ना, एक तो लीफ होते हैं उसके अंदर थोड़े कम, और उसको खुराक क्या चाहिए? ज़्यादा। तब उस प्लांट की जो स्टेम है या उसकी बॉडी है वो भी आपको ग्रीन कलर की दिखेगी। तो इसका मतलब उस टाइम पे स्टेम भी रिस्पायर करेगी, स्टेम के अंदर भी स्टोमेटस वगैरह होंगे जो रिस्पायर करने में क्या करेगी? मदद करती है। ठीक है, इन वुडी प्लांट गैसेज एक्सचेंज करती हैं तो स्मॉल पोर, गैसेज एक्सचेंज होती है स्मॉल पोर से। ठीक है, स्टेम के अंदर जो पाए जाते हैं उनको लेंटिसेल्स कहते हैं, याद रखिएगा। ऊपर एक और है रूट वाला, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। कह रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द रूट ऑफ प्लांट take up by the process of diffusion from air and present between the soil particle oxygen diffuse into the roots। ज़मीन के अंदर की डिफ्यूज ऑक्सीजन को मतलब क्या करना? गेन करना और यूज़ करना, ये काम भी कर सकती हैं रूट्स वगैरह। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था, ख़त्म हो चुका है। अगला टॉपिक जो रहेगा हमारी वीडियो में वो आएगा ट्रांसपोर्ट। उसमें हमने बहुत डीपली जाके पढ़ना है। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।